जो बच्चे अपने अपने जगहों से देख रहे हैं उनको भी जो है आज लाइव क्लास का अलग एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को भी बहुत दिन बाद है। चलिए ठीक है। तो आज हम 200 डेज की एक स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं क्योंकि 200 दिन बचे हैं यूपीएससी में। ठीक है, 200 दिन के हिसाब से हम एक रणनीति बनाएंगे आज, और इन 200 डेज में हम लोग कैसे क्रैक करेंगे। आप लोगों के लिए जो टेस्ट होंगे वो इस बार के सैटरडे संडे से प्रीलिम्स के टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जो लोग अभी मेंस नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों का 7 जनवरी से मेंस है, वो लोग 7 जनवरी का मेंस देंगे तो उनके लिए मेंस का टेस्ट होगा, लेकिन बाकी आप सब लोगों के लिए प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे। ठीक है, जो भी 30 कब है 27 जून को 27 जून वाले एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, आप लोगों के लिए 27 जून के टेस्ट शुरू होने वाले हैं और हम प्रीलिम्स के टेस्ट देना शुरू करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज है जो आपके सामने बतानी थी। दूसरा, जो मेंस का रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं वो लोग अभी महीना भर वो देते रहेंगे, और दूसरी चीज है कि आज काम का बंटवारा भी होगा, है ना, और होमवर्क आप कैसे करेंगे, किस तरह से अपना होमवर्क शुरू करेंगे और कैसे इसको पूरा करेंगे, इसका तरीका भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, आगे जो अब हमारा ये जो हाइब्रिड क्लासेस रहेंगी जिसमें कि लाइव आप लोग बैठ करके भी सुन रहे हैं और जो अपने घरों पे बैठ करके जो क्लास ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये रहेगा। तो अब इसमें बैलेंस बिठाना है और कैसे इसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, ये अब आपके ऊपर है। तो सबसे पहले तो 200 डेज का टाइम टेबल लिख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे कैसे करेंगे और आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करेंगे। 210 दिन बचते हैं, अगर आप डेज गिनेंगे तो पूरा दिसंबर है और लगभग वो है, तो 210 दिन मानते हैं हम लोग, 200 डेज मानते हैं। ठीक है, 6 महीने और 20 दिन, इतना ही मानते हैं। तो 200 डेज में हम लोग कैसे इसको क्रैक करेंगे एग्जाम को। बहुत होता है 200 डेज, कई बच्चे तो केवल 200 डेज ही मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत करते भी नहीं है, केवल 200 दिन ही मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में आईएएस की तैयारी के लिए। लेकिन वो बच्चे कौन होते हैं, वो बच्चे वो होते हैं जो पहले से तैयारी उनकी दूसरी तरीके की रहती है। दूसरी तरीके की मतलब द हिंदू वो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में थे जब, जैसे मान लीजिए अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं आईआईटीएन होते हैं और उनका स्कूलिंग के टाइम पे बहुत अच्छा माहौल होता है। स्कूल जब वो जाते हैं तब उनको वहाँ स्कूल में काफी कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि वो जीएस का काम करता है। अब हम और आपने अगर ऐसी स्कूलिंग नहीं की है तो फिर वो दिक्कत है। दरअसल स्कूलिंग से बहुत कुछ हो जाना चाहिए। कई लोगों को स्कूल में इतना कुछ मिल जाता है कि मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति हो, किसी का टीचर हो जो आपको इंग्लिश पढ़ाता हो, चाहे फिजिक्स पढ़ाता हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाता हो, और उसने यूपीएससी क्रैक करने की खूब कोशिश की, 3-4 साल को कोशिश की और वो असफल रहा, और अब आपका वो स्कूल में टीचर है, तो वो तो आपको बहुत कुछ बता देगा और वो बहुत सारी तैयारी करा देगा। तो आप किस स्कूल में पढ़े हैं, कैसे शिक्षकों से पढ़े हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो 200 दिन की तैयारी होती है, 200 दिन में आप क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम। 6 महीने में तैयारी करते हैं, बहुत सारे आईआईटीएन को देखा हमने कि वो आते हैं 6 महीने तैयारी करते हैं और टॉप 10 में चले जाते हैं। तो फिर हम टॉप 10 में क्यों नहीं जा सकते, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है उनमें। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा कि ऐसा ये है
कि ये जो बच्चे हैं उनके पास कुछ चीजें हैं। क्या चीजें हैं? इनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। 8 घंटे अगर ये पढ़ते हो, अगर 8 घंटे पढ़ने को इनको मिले तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी इनका मन लगता है। तो पढ़ने में मन लगना बहुत जरूरी है। अगर आपका 8 घंटे तक लगातार पढ़ने में मन लग जाता है तो फिर आप 200 दिन में एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी 4 घंटा तो आप लिखेंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। लिखने में मन लगे ना लगे, लग ही जाता है। पढ़ने वाली बात, तो पढ़ने में मन लगने वाली बात है। तो 8 घंटे तो जिनका मन लगता हो, मन लगने वाली बात है। कितने घंटे मन लगना? 8 घंटे मन लगना, ये बहुत जरूरी है। और अगर अब फिर मन किन किन का लगता है? मन 2 तरह के लोगों को लगता है। जिनको जरूरत होती है जॉब की तैयारी की, जिनको जॉब की जरूरत है, पैसे की दिक्कत है, और जिनको लगता है कि उनका जॉब लगना बहुत जरूरी है, तो ऐसे लोग भी मन लगाते हैं। हमारे पास आते हैं कुछ बच्चे, तो वो गेट ही लगा, हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर कुछ भी करेंगे, आप है ना, बताओ बस, हम कुछ भी करेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे, आप तो बस बताओ कि क्या करना है, तो हमारा मन लग जाएगा और हम तो पढ़ लेंगे। उसकी टेंशन नहीं है। मन कैसे नहीं लगेगा? हमको तो पढ़ना है, आप बताओ। ऐसे बच्चे आते हैं, वो यहां रूम लेते हैं, यहां पढ़ते हैं साल भर और सिलेक्ट होके चले जाते हैं। पर उनके अंदर एक, आप कहोगे कि उनके अंदर कोई एपीजे अब्दुल कलाम वाली फीलिंग है, या मतलब इस टाइप का कोई इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा कोई उनके यहाँ कुछ नहीं है, बस जिद है। अब वो जिद कहां से आई पता नहीं, क्या लग गया उसको, उसके अंकल ने कुछ ताना मार दिया उसको, या घर पे किसी ने कह दिया। एक लड़का बना था, मैंने बताया था, उसकी भाभी जो है उसको खाना खाते समय ताना मारती थी कि तू फोकट की रोटी तोड़ता है, और मतलब फ्री का, हमारे यहाँ लोकल मध्य प्रदेश में उसको फोकट बोलते, तो फ्री का जो है तुम खाना खाते हो, मतलब फालतू, कुछ काम धाम नहीं। उसको लग गया, चुप गया उसको। अच्छा, कई लोगों को नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों का बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। जिनको दिल पे लग जाती है, एकदम चोट लगती है जिनको, वो फिर वो पागलपन की हद तक पढ़ते हैं, वो किसी भी हद तक पढ़ते हैं। ऐसे लोग 200 दिन में निकाल ले जाएंगे। उसके लिए IITN होना जरूरी नहीं है। तो मन एक तो उसका लग जाता है जिसको बदला लेना है किसी से, एक तो मन उसका लगता है, और दूसरा जिसको जरूरत तो नहीं है IAS बनने की, यानी अगर वो IAS नहीं भी बनता लेकिन उसका एक लक्ष्य है, उसने जिंदगी में एक लक्ष्य बनाया है, तो लक्ष्य वाले की भी बात बन जाती है। जिसने लक्ष्य बनाया होता है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, उसका भी हो जाता है। उसको किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, उसको जरूरत भी महसूस नहीं होती, उसका भी 8 घंटे मन लग जाता है। तो मन लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो या तो फिर चोट पहुंचाओ, किसी को छेड़ो, घोषणा करनी चाहिए, इसलिए घोषणा करना बहुत जरूरी होती है। गोपनीय तरीके से कोई IAS नहीं बनता, ध्यान रखिए। घोषणा करनी पड़ती है कि घोषणा करो कि मैं बनने जा रहा हूं, फिर आपको बहुत सारे लोग परेशान करेंगे कि अच्छा बन जाओगे तुम,
नहीं बन सकते, फिर आप बन के बताओगे। तो ऐसे लोग 8 घंटे में काम कर लेते हैं। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा था कि, और 4 घंटे लिखना, 8 घंटे तो पढ़ना है और 4 घंटे राइटिंग करना है, लिखना है। तो 4 घंटे रोज लिखने वाला काम करोगे आप। जून में छोड़ दीजिएगा, 27 जून को है तो मई जून छोड़ दीजिए लिखना। चलिए आपको 2 महीने की छूट देते हैं, फिर आप रिगेन कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक छोड़ दिया लिखना तो फिर नहीं कर सकते। तो 1.5 महीना आप छोड़ सकते हो लिखना, लेकिन कंटिन्यूअस लिखोगे। तो क्या लिखेंगे? प्रीलिम्स का भी लिख सकते हो, प्रीलिम्स के हिसाब से भी लिख सकते हो, पर ऐसे किसी चीज की नकल करने से कुछ नहीं होगा। लिखने का मतलब नकल करना नहीं है, सामने कुछ है तो उसको आपने नकल कर लिया, वो नहीं है। नकल नहीं करना है। क्या करना है? पहले उसको पढ़ना है और फिर उसको लिखना है, याद करके लिखना है, और फिर मिलाना है कि कितना छूट गया। ये काम करना है। और हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, बहुत 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 सिलेक्टिव पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं फैलाएंगे आपका। ऐसा वास्ट समुद्र बोलते हैं ना, वैसा नहीं करेंगे। बहुत कम पढ़ेंगे, प्रिसाइज पढ़ेंगे। और जो होमवर्क आपको दिया जाएगा उस होमवर्क को आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। फिर देखिए चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 200 डेज काफी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 8 घंटे पढ़ने के लिए मन लगाना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि सिलेबस को पूरा का पूरा करने के लिए आपको सिंहावलोकन, जो हिंदी में शब्द है, इंग्लिश में उसके बराबर कोई शब्द नहीं है। जैसे विहंगावलोकन जो होता है वो बर्ड्स आई व्यू होता है, वैसे सिंहावलोकन के लिए सिंह शब्द जो हिंदी में होता है शेर, सिंह का मतलब शेर, टाइगर का मतलब बाघ, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ बाघ से नहीं, सिंह। सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जब चलता है तो जब वो कुछ किलोमीटर या दूरी पे चला जाता है तो उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी बहुत क्वालिटी होती है, उसके देखने में बहुत गुणवत्ता होती है। एक दूसरे व्यक्ति का थक करके पीछे मुड़ के देखना कि अभी हताश होकर के कि मुझे कितना चलना है, और एक सिंह का पीछे मुड़ करके देखना कि मैं कितना, दरअसल वो अपनी स्पीड को नाप रहा होता है कि मैं कितना चल गया हूं और कितना मुझे चलना है। ये हमको एक सप्ताह में, या तो एक दिन बना लीजिए, संडे का या मंडे का, ट्यूसडे, आप जिस भी दिन को अच्छा मानते हैं, उस दिन को आप सिंहावलोकन का दिन बनाइए कि पिछले सप्ताह हमको जो स्पीड की जरूरत थी वो स्पीड हमारे में है कि नहीं, और अगर वो स्पीड हमने हासिल कर ली है तो उस स्पीड को मेंटेन करना है। जब आप कहीं की यात्रा करते हैं, आपको 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाना होता है, तो फिर आप क्या करते हैं? 400-500 किलोमीटर चलते समय में आप माइलस्टोन को भी देखते हैं और अपना स्पीडोमीटर को भी देखते हैं। अपना स्पीडोमीटर को भी चेक करते रहते हैं ना, और माइलस्टोन भी देखते रहते हैं कि हम कितनी दूरी चल गए हैं। दोनों चीजें चेक करना बहुत जरूरी होती है। तो जो लोग आप तो कोचिंग में हैं, संरक्षण में हैं, आपको तो गाइड किया जा रहा है, रोज रोज चेताया जा रहा है, रोज रोज सिंहावलोकन कराया जा रहा है, रोज रोज आपका स्पीडोमीटर दिखाया जाता है, माइलोमीटर दिखाया जाता है, कितने माइल्स आप चल गए हैं दिखाया जाता है ना। रोज आप माइलस्टोन देख सकते हैं, कितना और चलना है।
और हर सप्ताह सैटरडे संडे टेस्ट होगा तो उसमें चेक कर सकते हैं आप, अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं, अपनी दूरी चेक कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो बहुत होता है, कई लोग झूठ बोलते हैं कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, तो झूठ भी पकड़ में आ जाता है। अब झूठ क्यों बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। सिविल सर्विसेज के फील्ड में 90% लोग झूठ बोलते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है पिछला। 90% तैयारी करने वाले बच्चे खुद से भी झूठ बोलते हैं, घर वालों से भी झूठ बोलते हैं, हमसे भी झूठ बोलते हैं। अपने मार्क्स के बारे में भी झूठ बोलते हैं कि हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आए और हमने इतने घंटे पढ़ाई की, इस बारे में भी झूठ बोलते हैं। वाकई में वो बहुत आलसी हैं और बहुत ही निकम्मे किस्म के हैं। 90% लोगों की बात कर रहा हूं। अब 10% में आप हैं या 90% में, ये आपको खुद को अंदर झांक करके इंट्रोस्पेक्शन से तय करना है। झूठ बोलने से कोई आदमी नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिए। और सच बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच रिजल्ट में दिखता है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास ठीक से नहीं हुआ, बस बात खत्म, और कुछ नहीं होता है। किंतु परंतु नहीं होते, एक्सक्यूज नहीं होते। अगर आप असफल हैं, इसका मतलब आपने 8 घंटे पढ़ाई और 4 घंटे लिखाई वो नहीं किए, पढ़ाई लिखाई नहीं किए। 8 घंटे यदि पढ़े होते और 4 घंटे लिखा होता तो आप कुछ होते, बात खत्म, लिस्ट में नाम होता आपका भी। लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप नहीं समझते। हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए 25 सालों में। 25वां साल शुरू हो जाएगा हमारा अभी 1 महीने बाद। तो हम रजत जयंती, सिल्वर जुबली मना रहे हैं हमारे क्लास की। 25वां साल शुरू होने वाला है। तो 24 सालों में हम लोग समझ गए। क्या समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि असफल है, इसका मतलब पढ़ाई की नहीं है। बोला नहीं सर, हमने एडमिशन लिया था आपके यहाँ पे और 1 साल हो गया, तो 1 साल हमने इतने घंटे पढ़ाई की, तो की होती तो रिजल्ट होता। तो क्या हुआ? लीकेजेस में चला गया। लीकेज तो बोले नहीं, टंकी भर रही थी, हमने 1 घंटा मोटर चलाई तो रोज टंकी भर जाती है। 1 घंटा मोटर चलाई तो नीचे से मोटर चलाते ना, पानी का पंप चलाते हैं, मोटर या पंप बोलते हैं कहीं कहीं, तो वाटर पंप चलाते हैं आप, तो ऊपर पानी चढ़ता है टंकी में, तो हो गया, बस फुल हो जाती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे बाद जाके बंद कर दो, ऊपर जाके देखा तो टंकी तो आधी भरी हुई है या खाली है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? या तो मोटर ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर बीच में बिजली चली गई थी, या फिर आप देखोगे उसमें लीकेज, टंकी में लीकेज, तो लीकेज बंद करना पड़ेगा। अगर इनपुट ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनपुट यदि सही है, मोटर ठीक से चल रही है, बिजली ठीक से आ रही है और पानी फिर भी नहीं गया अंदर, तो ये गड़बड़ कहां हो गई? इसका मतलब है कि लीकेजेस बंद करना पड़ेंगे। लीकेजेस क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं और यादों में खो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, और 2 घंटे तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप एक ही पेज पर हैं। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक ही पैराग्राफ पे रहते हैं, 2-2 घंटे तक एक ही पैराग्राफ पे बैठे हुए हैं, खिसके ही नहीं वहां से आगे, पता नहीं कहां खो गए, ट्रांस में चले गए। तो आपका ध्यान कैसे लग गया, समाधि कैसे लग गई? तो फिर इस टाइप की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, रिजल्ट ही नहीं आता। हर पल होश में रहना पड़ता है। ठंडा पानी डालो, थप्पड़ मारो खुद को, होश में रहो। जहां गड़बड़ होती है वहां होश में रहो, अपने आप पढ़ाई होगी। होश में नहीं रहते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आते। 200 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। 200 दिन बाद जो पेपर होगा वो बिल्कुल आपके कब्जे में होगा। और कब्जे में लाने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती। 100 क्वेश्चन में से अगर 60 भी ठीक कर दिया आपने तो
40 गलत भी, पूरे अटेम्प्ट कर डाले आपने, 100 के 100 अटेम्प्ट कर लिए, और मान लीजिए 10 आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दिए, 90 अटेम्प्ट कर लिए और 60 अगर ठीक कर दिए, तो कितना भी कट ऑफ हो, जो भी हो, टफ पेपर हो, सरल हो, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप प्रीलिम्स क्रॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स क्रॉस करना पड़ेगा। प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस है क्योंकि सारा का सारा कंपटीशन प्रीलिम्स में ही है। प्रीलिम्स का फालतू का कंपटीशन बढ़ाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ा। मेंस में कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखिए। मेंस में 60-70% ऐसे लोग प्रीलिम्स क्रॉस कर जाते हैं जो मेंस निकाल ही नहीं सकते, कभी नहीं निकाल सकते। उनका मेंस निकलता ही नहीं है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट हो जाते हैं, मेंस ही नहीं निकलता उनका, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते वो। क्या कारण है? हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है तो भी, स्पीड नहीं है तो भी, लिखना नहीं आता, पढ़ लेते हैं, नॉलेज आ जाता है, लेकिन लिख नहीं पाते। तो वो लोग तो मेंस कभी निकाल ही नहीं पाते, इसलिए हम सबसे पहले मेंस निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले लिखना सिखाते हैं आपको, सोचना सिखाते हैं, क्योंकि आप सोचना सीख गए और लिखना सीख गए तो फिर प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि फिर प्रीलिम्स ही क्रॉस करना है, बस मेंस तो तैयार है आपका। तो ढेरों बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने मेंस नहीं निकाला, अभी भी मिले थे, कल मिले थे, कल भी आए थे ऐसे 3-4 बच्चे जिन्होंने 7-7, 8-8 बार MPPSC लिख दिया, UPSC लिख दिया 3-3, 4-4 बार। अभी वो जो बात करने आए वो आए थे कि हमारा बच्चा MSc में आ गया है, हमारा बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब इसको पढ़ाना है सर। 20 साल पहले वो पढ़ रहे थे, अब उनका बच्चा ग्रेजुएशन में आ गया। तो वो बोलते हैं सर हम समय भी नहीं दे पाते और हम इनको समझा भी नहीं पाते, तो वो आपको पढ़ाना है। क्यों? वो लिख ही नहीं पाते। लिखना बहुत मुश्किल काम है, लिखना सीख गए तो फिर आप निकाल ले जाओगे। तो अभी जिन लोगों को लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, 2-3 महीना और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, 100 दिन और खराब कर सकते हैं। खराब करना नहीं होगा, उससे भी आपको फायदा होगा, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, पूरा पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो पूरा पेपर कंप्लीट जो कर लेगा, लिखना जो सीख जाएगा, उसका मेंस भी निकल जाएगा। फिर प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स का कंपटीशन बढ़ाया हुआ है। किसने बढ़ाया हुआ है? कोचिंग क्लास ने बढ़ाया हुआ है, आप सब लोगों ने बढ़ाया हुआ है, क्योंकि सब लोग प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। तो अननेसेसरी प्रीलिम्स का जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप की चीजें और ये खास करके MCQ टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने की वजह से क्या होता है कि वो उसके तो महारथी हो जाते हैं प्रीलिम्स के, और वो कैसे भी करके निकाल ले जाते हैं उसको। लेकिन वाकई में तो केवल प्रीलिम्स निकालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रीलिम्स हर्डल तो है। अगर प्रीलिम्स से नहीं निकलता तो आप मेंस कैसे देंगे? वो जरूरी भी है, तो हम वो भी सिखाएंगे आपको कि प्रीलिम्स कैसे निकालते हैं। उसके जो कुछ सूत्र हैं वो एग्जाम के दिनों में खास करके बताएंगे, जून के महीने में बताएंगे, पर अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो अभी आपको बताया था, मन लगने का। क्योंकि तो चोट अगर लगी हुई है तो फिर ऐसे आदमी का बहुत गजब का मन लगता है, उसका दूसरी जगह मन ही नहीं लगता। उसको लगता है कि मुझे ये करना ही है, जीवन मरण का प्रश्न बनाना पड़ता है, तो फिर बात बनती है। दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताया था जो लिखने वाला, और तीसरा बताया था अभी लीकेज बंद करने वाला। तो लीकेज की पहचान करना, लीकेज कैसे बंद करेंगे, लीक कहां से हो रहा है। तो लीक या तो आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको परेशान करता है कोई, तो उससे लीकेज होता है, टाइम चला जाता है उसमें। तो टाइम जो है अगर आपका जो खा रहा है तो फिर उसको समाप्त करना पड़ेगा। दोस्ती अगर टाइम खा रही है तो दोस्ती समाप्त करनी पड़ेगी। फोन अगर टाइम खा रहा है तो फोन पे बात करना बंद करनी पड़ेगी। कोई आपके यहाँ आके बैठ जाता है और जाता नहीं, उठ के नहीं जाता, और आपका समय खा जाता है,
तो उसका आना बंद करना पड़ेगा। तो दोस्ती सबसे बड़ी दुश्मनी है, सबसे बड़ी दुश्मन है वो इस परीक्षा की। दोस्ती कभी भी अच्छी नहीं हो सकती इस परीक्षा के लिए। आप कहोगे नहीं बहुत अच्छी होती है और उससे हमारा तो टाइम से होता है और थोड़ा वो पढ़ लेता है थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो सामूहिक परीक्षा थोड़ी होनी है, अकेले होनी है परीक्षा, वहां अकेले देनी है आपको। या तो फिर ऐसा हो कि आपका जब जब पढ़ने में मन नहीं लगता हो, मन लगाने में मदद करता हो आपकी दोस्त, फिर ऐसा हो जो आपको इंस्पायर करता हो। आप पढ़ने नहीं बैठते तो हम पढ़ते थे, तब हमारे एक दो दोस्त होते थे तो वो अच्छे दोस्त थे, तो वो चेताते थे कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं टाइम, अब ज्यादा नहीं बचा है एग्जाम में टाइम, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। इतना बोल देता था उतने में टेंशन आ जाती थी। तो ये तो दोस्त ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग जितने भी सुन रहे हैं और जो जनरल हम लोग ये लेक्चर डालेंगे भी सही, तो उन सब के लिए यही है कि दोस्ती कम से कम हो, अच्छी हो, इंस्पायर करने वाली हो, आपकी पढ़ाई में मदद करने वाली हो। नहीं है तो उसको खत्म कीजिए। लीकेज तो आपको बंद करना पड़ेंगे। शारीरिक कमजोरी है, कोई बीमारी से उठे हैं, अभी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लें, ब्रेन टॉनिक यूज करें, दवाइयां ठीक ठीक खाएं और रिकवर करें, रीगेन करें जल्दी से जल्दी और अपने आप को ठीक करें, पढ़ने लायक बनाएं। तो शारीरिक कमजोरी भी नुकसान करती है, कई बार दिमाग कमजोर होता है तो वो भी दिक्कत पैदा करता है। तो शारीरिक कमजोरी अगर नहीं है तो फिर आपका दिमाग अच्छा है, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीमारी से दूर रहना और तैयारी करनी है। फिर और क्या लीकेज हो सकता है? डर, हम ये एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डर की वजह से और काम बिगड़ता है, ध्यान रखिए। और डर के आगे जीत है, तो डर से आगे निकलना पड़ेगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डरेंगे तो आपने देखा नर्वस 90 के शिकार कौन होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं क्रिकेट में, जो 90 पे पहुंच जाते हैं। फिर शतक बनाते समय में जो व्यक्ति निडर होके खेलता और जल्दी जल्दी 91 से 94 पहुंचा, 95 पे पहुंचा, एक चौका लगाया, फिर 99 पे पहुंचा और ये 103 पहुंचा, तीसरा चौका। लेकिन जो एक एक रन करके 90 से 100 तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, 99 पे जाके ढेर हो जाता है, 98 पे, 95 के बाद ढेर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जिसने एक एक रन से जोड़ा है या तो रन आउट होता है, नर्वस 90 का शिकार बोलते हैं इसको। ये जो डर है ये भी आपको बाहर कर देता है। अच्छा, कुछ मैंने अभी आपको बताया था, जिसको जरूरत है वही आईएएस बन पाएगा, या जिसने लक्ष्य सेट किया। तो लक्ष्य सेट किया है तो उसको भी डर लगेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा। जिसको जरूरत है उसको भी दिक्कत आएगी कि मेरी जरूरत पूरी होगी कि नहीं, नहीं तो फिर मेरा क्या होगा। तो फिर डर तो दोनों में आएगा। तो ये जरूरत और लक्ष्य ठीक शब्द हैं कि नहीं? कहीं ये गलत तो नहीं है? जरूरत जो हमने लिखी है कि जिस व्यक्ति को जरूरत होगी वो आईएएस बनेगा, या जिसका लक्ष्य होगा वो आईएएस बनेगा। तो ये कहीं विरोधाभासी तो नहीं, एंटागोनिस्टिक तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो आईएएस होता है उसकी आपने एक पर्सनालिटी देखी होगी। आईएएस व्यक्ति जो होता है, हालांकि वो आपने जो कॉन्फिडेंस देखा है वो उसके बनने के बाद है, पहले तो वो भी आपके जैसे ही था, लेकिन फिर भी वो कुछ व्यक्ति अलग होते हैं। क्योंकि हम लोगों से तो सभी लोग बात करते हैं, खास करके एग्जाम से पहले भी करते हैं, नए बच्चे आते हैं तब भी, रिजल्ट आता है तब भी। वो तो उसका व्यवहार थोड़ा ट्रेनिंग में जाके बदलता है, या फिर कई बार उसका व्यवहार जो है वो
जॉब में उसके पास पावर आ जाता है तो बदलता है। हम ये मौसम की तरह बदलते हुए लोगों को देखते रहते हैं। सिलेक्शन हुआ, लिस्ट में नाम आया, तब फिर थोड़ा सा बदलाव आता है, लेकिन तब उसको टेंशन रहता है, मैं आईएएस मिलेगा कि नहीं, मुझे कहीं आईपीएस तो नहीं मिल जाएगा। आईपीएस में जाने की इच्छा नहीं है। फिर आईपीएस भी नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा, तो फिर उसमें टेंशन हो जाती है, उसमें फिर व्यवहार बदल जाता है। इनकम टैक्स नहीं होगा, कस्टम होगा, तो फिर रेलवे मिलेगा, तो फिर और कोई सबऑर्डिनेट टाइप का, एलाइड वाली कोई दूसरी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो फिर वो टेंशन। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन किसी को हो गया कि मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश का है और उसको लगा कि मुझे एमपी मिल रहा है, तो एकदम फोन करेगा, अरे मैं तुम्हारे एमपी में आ रहा हूं। स्टूडेंट होता है तो बोलता है सर मैं आ रहा हूं एमपी में। हमारे साथ वाले थे तो वो बोलते थे मैं तुम्हारे एमपी में आ रहा हूं। हमारे साथ वाले भी बदल गए, स्टूडेंट भी बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। तो व्यवहार कई बार जो आपको कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है, वो पोस्ट की वजह से, घमंड आने की वजह से ऐसा व्यवहार दिखाई पड़ता है। एमपी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, आ जाओ आ जाओ, एमपी कैडर मिला है तो। पहले कैडर ही नहीं मिल रहा था, तब रो रहे थे सर रैंक कितनी पीछे, ओबीसी में हूँ, एससी में हूँ, जनरल में हूँ, मैं यहाँ पर जनरल वाला रोता रहता है, मैं सर 180 पे हूँ, और 180 तो टोटल सीट है, 50% लोगों को मिलती है, मुझे मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। फोन करते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम लोग ये देख रहे हैं, तो हमको पता है, एक आइडिया आ गया कौन से रैंक पे क्या होता है। तब फोन आता है, तब वो जब हम बताते हैं उनको कि ये तो बहुत मुश्किल है, आईपीएस जाएगा आपका, फिर लटक जाते हैं। फिर बॉर्डर वाला होता है, और अगर उसका आईएएस 50-50 होता है, आईएएस भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, और हम कैलकुलेशन लगा करके अगर बता देते हैं नहीं 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 इतना इतना। कई बार सरनेम ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल ऐसा लिखा नहीं रहता कई बार, लेकिन सरनेम से पता चल जाता है। जैसे मीणा है तो वो एसटी में आते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ आइडिया लगा लेते हैं लिस्ट में। ये लिस्ट तो इतनी लंबी है, तो इसमें इतने ये होंगे, इतने ये होंगे, इतने होंगे, इसका मतलब ये 289 वाले को भी ओबीसी में जा रहा है ये। और उसको जब क्लियर कर देते हैं कि हाँ, तो बोले सर मिठाई बांट दो, पार्टी कर दूं, और फिर वो सुबह भी फोन करता है, शाम को भी फोन करता है, रोज दिन में 3-3 बार फोन आ रहे होते हैं, भयंकर टेंशन में होता है, उसके अंदर भय डर सब दिखता है। लेकिन जब वो फाइनल हो गया कि ये हो गया आईएएस और ये कैडर मिल गया, फिर आप उसके जलवे देखो, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, फिर वो आपको दूर से ही, और कैसे हैं, ठीक है ठीक है, बस ऐसे भाग जाता है। तो डर बदलता है। तो आपके अंदर कैसा डर आपको दिक्कत पैदा करेगा? दरअसल आपकी पर्सनालिटी में आपको डरना नहीं है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कंप्लीट पर्सनालिटी बनना है, टोटल क्वालिटी आपको लेके आनी है। क्योंकि टोटल क्वालिटी लेके आनी है तो डर भी उसी का हिस्सा होगा। तो एक हद तक डर आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखता है। और डर एक सीमा से जब ज्यादा हो जाता है तो फिर वो आपको परेशान करने लगता है, आपसे गलतियां हो जाती है। डर में हम ज्यादा गलतियां करते हैं, जब हम डरते हैं तो ज्यादा गलतियां करते हैं। एक तरह का डर तो आपको सावधान करता है, कॉशियस करता है, चेतावनी देता है। तो डर इतना तो होना चाहिए कि हम लापरवाह ना हो। जैसे किसी को कार चलाने में डर ही ना लगे तो वो 120, 130 पर भी चलाएगा और सावधानी नहीं बरतेगा तो आगे कहीं गड्ढे में गिरा हुआ मिलेगा। तो एक डर तो होना चाहिए कि एक्सीडेंट हो सकता है, पर कोई एक्सीडेंट का ही डर पाल के बैठे तो फिर तो वो तो चलाएगा ही नहीं, ठीक से नहीं चलाएगा, तो उससे और ज्यादा गलतियां होंगी। जब बहुत ज्यादा डरेगा तो फिर ज्यादा गलतियां होंगी। तो एक हद तक डर जो है हमको मदद करता है तैयारी करने में, लेकिन एक हद से ज्यादा डर फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो हमारी पर्सनालिटी को कमजोर कर देता है, जबकि हमको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के रूप में भी विकसित होना है। इसलिए डरना है भी और नहीं भी। तो कितना डरना है, तो किससे डरना चाहिए, डरने लायक कौन सी चीज होती है,
और नहीं डरने लायक कौन सी चीज होती है? दो चीज से डरना चाहिए। किससे? खास करके समय से डरना चाहिए। सबसे पहला जो डर होना चाहिए वो समय के प्रति होना चाहिए। समय खराब हो रहा है तो आपको डर लगना चाहिए, एक चीज। और दूसरा है लापरवाही और आलस्य। आपने 5 बजे उठने का संकल्प लिया था और अगर नहीं उठ पाए और 7 बज गई तो थप्पड़ मारिए खुद को, डरिए, फिर गुस्सा कीजिए खुद के ऊपर, सजा दीजिए खुद को। तो वहां डरने की जरूरत है। फिर किससे नहीं डरना चाहिए? परिणाम से नहीं डरना चाहिए। परिणाम से नहीं डरना चाहिए, जबकि चोर लोगों को परिणाम से डराया जाता है, जो अपराध करते हैं उनको परिणाम से डराया जाता है। हम लोगों को परिणाम से नहीं डरना चाहिए। जैसे फल की इच्छा नहीं करने के लिए कहा गया, वैसे डरने के लिए भी नहीं कहा गया। आपको डरना नहीं, परिणाम जो भी हो हम परिश्रम करेंगे। लेकिन परिणाम तो तभी अच्छा आता है जब अच्छा परिश्रम करते हैं। तो अगर दो चीज से हम लोगों ने जीत पा ली तो फिर हो जाएगा। आलस्य पे जीत पा ली और समय पे। समय पे कैसे जीत सकते हैं? हर पल काउंट करते रहने से समय से जीत सकते हैं। एग्जाम में आपको अगर कोई क्वेश्चन 8 मिनट में पूरा करना है, कोई क्वेश्चन 12 मिनट में पूरा करना है, आपको पता है 150 वर्ड का आप लगभग 8 मिनट में पूरा करना पड़ेगा आपको, और वो 12 मिनट में पूरा करना पड़ेगा 250 वाला, लगभग यही रहेगा ना रेशो। लगभग यही रहेगा। तो वहां आपको काउंट करते रहना पड़ेगा, बार बार काउंट करते रहना पड़ेगा, टाइम देखते रहना पड़ेगा। 50% लेवल पे हम लोग पहुंच गए तो 1.5 घंटा हो गया कि नहीं? 50% क्वेश्चंस हो गए। वर्ड लिमिट के हिसाब से जोड़ सकते हो। 2000 वर्ड लिमिट, यानी कि शुरू के जो 150 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो 150 मार्क्स के क्वेश्चंस 10 होते हैं, 1500 शब्द हैं। तो ये 1500 शब्द आधे घंटे, 1.5 घंटे में ये पूरे हो गए। साथ में 200 शब्द और, तो 250 शब्द वाले जो है 2 क्वेश्चन हो जाए या 1 भी हो जाए चलेगा, क्योंकि शुरू में टाइम ज्यादा लगता है। तो आपका एक 250 वाला शुरू के 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, या शुरू के 2 घंटे में घंटी बजेगी, क्योंकि कई बार घड़ी नहीं ले जाने दे रहे आजकल आपको, आप घड़ी नहीं ले जा सकते, तो 2 घंटे बाद एक घंटी बजेगी कि अब 1 घंटा शेष है एग्जाम में। 1 घंटा शेष है तो आप 4000 शब्द हैं तो उनको 1300 में यानी 2600 शब्द हो जाने चाहिए। तो 4-5 क्वेश्चन उधर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 क्वेश्चन कम से कम, ताकि लास्ट के घंटे में आप लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, 5 क्वेश्चन वो रहेंगे, 5 नहीं कर पाएंगे, 6 करना पड़ेंगे लास्ट के 1 घंटे में आपको। तो लगभग ये घड़ी आपकी चलते रहना चाहिए कि शुरू के 1.5 घंटे में कितना हुआ, यानी शुरू के 2 घंटे में आपके कितने वर्ड हो गए। तो लगभग 2700 शब्द जो है, 4000 शब्द आपको लिखने हैं, तो 2700 शब्द जो है शुरू के 2 घंटे में हो चुके हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं जो सिंहावलोकन बोल रहा था वो भी यही है, वही सिंहावलोकन है कि सिंह कितना चल गया। ये इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है, सिंहावलोकन। ये शब्द पकड़ लो। इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में ही निबंध में कहीं लिखोगे तो ये लिख लेना, सिंहावलोकन ही लिख लेना। बहुत अच्छा शब्द है। सिंह जिस प्रकार से अवलोकन करता है उस प्रकार से हमको अवलोकन करना है, देखना है कि कितना हम चले हैं। तो लीकेज भी समझ में आ जाएंगे, आलस्य पे भी काबू आ जाएगा, और हम लोग लक्ष्य भी पा जाएंगे। तो प्रॉब्लम हमने 2 जगह देखी है कि हम रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट करते हैं। तो चुनौतियां और समस्याएं लिख लो, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं।
एक ह्यूमन रिसोर्सेज है और एक फिजिकल रिसोर्सेज, जिससे हम एग्जाम क्रॉस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या है? हमारा माइंड, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे दुरुस्त रखना है, बीमार नहीं रखना है, स्वस्थ रहना है, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ब्रेन टॉनिक पी सकते हैं, दिमाग को ठीक रखना है, डाइट से ठीक रखना है, व्यायाम से ठीक रखना है। तो फिजिकल जो है हमारा सोर्स, डाइट से, एक्सरसाइज से, इससे ठीक होगा, ब्रेन टॉनिक से, दवाइयों से। बीमार है तो दवाइयां। ये हमारा जो मेंटल रिसोर्सेस है, ब्रेन, ये ह्यूमन रिसोर्सेस का पार्ट। मन अभी आपको बताया था। तो फिर दूसरी चीज कौन सी ठीक रखनी पड़ेगी? फिजिकल रिसोर्सेज भी। हमारे कमरे की लाइट कैसी है? अगर आपको पंखा तेज चलता है और उसमें नींद आती है तो पंखा धीमा करो। हमारा एक मित्र था, वो पंखा बंद करके और पसीना टपकता रहता था गर्मी के दिनों में और पढ़ाई करता था। पता नहीं उसका क्या शौक था, IAS है वो भी, और उसको पंखा बंद करके पसीना टपकता रहे और वो बोलता नींद आती है पंखा। अच्छा, उसके पास एक से कुर्सियां थी और एक से एक बढ़िया बैठने की चीजें थी, पर उसने बहुत बेकार सा स्टूल बनवाया हुआ था, रफ वाला, मतलब लकड़ी का, कड़क लकड़ी का जो स्टूल होता है ना बैठने का, जिसमें बिल्कुल टिकने का नहीं होता, आराम नहीं मिलता जिसमें बिल्कुल भी, है ना। हम लोगों के पास ऐसा स्टूल होता, हम उसके ऊपर तकिया लगा लें बैठने के लिए, या और आरामदायक चीज हो जाती है, हम और ज्यादा गादी वाली कुर्सी देखते हैं। और वो रफ वाला रखता था। कहीं किसी एग्जाम हॉल में जाओगे ना आप, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बेकार कुर्सी टेबल मिलेगा आपको, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कई बार कुर्सी टेबल से परीक्षा गायब हो जाती है, आपकी परीक्षा हाथ से निकल जाती है। इतनी खराब कुर्सी टेबल मिलता है कभी कभी, जिसपे लिख रहे हैं। अब इन दिनों में तो स्कूलों में फर्नीचर बहुत अच्छा बन गया। हमारे टाइम पे तो जब हमको सेंटर मिलते थे तो कभी कभी बेकार सेंटर हो जाता था। एक सेंटर पे तो हम दिन के समय में, रात को 7 बजे जैसा अंधेरा हो गया और लाइट चली गई, दिन में परीक्षा थी, 2-3 बजे ऐसा लग रहा था जैसे 7 बज गई रात की, और अंधेरा था, बिजली चली गई और आंधी चल रही है और अंधेरा हो गया बिल्कुल, और बारिश हो रही है और आंधी चल रही है, इसलिए खिड़कियां भी बंद कर दी, जो थोड़ा बहुत उजाला था, और पेपर उड़ रहे हैं, इसका पेपर वहां गया और उसका पेपर वहां गया, और परीक्षा हो रही है। अच्छा, दूसरे सेंटर पे तो कंपटीशन, ये तो कंपटीशन है, और यहाँ डकवर्थ लुइस भी नहीं है, क्या हुआ क्रिकेट में सीमित ओवरों का कर देंगे। और हम फिर टीचर ने कहा, वो जो इन्विजिलेटर था उसने कहा कि आप कहीं पे भी बैठ करके लिख सकते हैं जहां आपका उजाला है। तो रोल नंबर वाली टेबल छोड़ करके कोई गेट पे जाके लिख रहा है, कोई जिसको जहां उजाला दिख रहा है वहां बैठ करके, नीचे बैठ के लिख रहा है। ऐसा, ये तो बहुत खतरनाक चीज है ना। ऐसा किसी के साथ हो जाए तो करियर ही खत्म है उसका, तो उसकी टेबल खराब आ जाए। तो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में एग्जाम देने की आदत होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? वो भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का सेंटर ग्वालियर है, किसी का इंदौर है, किसी का भोपाल है ना, रायपुर किसी ने लिया हुआ है, किसी ने जयपुर लिया हुआ है। तो हर जगह तो आंधी तूफान नहीं होते, हर जगह तो वैसी परिस्थितियां नहीं होती, हर जगह तो वैसे स्कूल नहीं होते, वैसे कॉलेजेस नहीं होते। तो ये भी एक चुनौती है। लेकिन खैर, जब आप तैयारी करें तब अपने लिए कैसे पैरामीटर आप बना रहे हैं, तो फिजिकल रिसोर्सेज को भी ठीक करना। आपके पास जो भी फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी आपको कमरा दिया गया है, जहां जिस कमरे में आपके परिवार वालों ने आपको रखा है, तो वो कमरा भी मायने रखता है सफलता के लिए। हालांकि लोग तो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हैं। तो जिन लोगों को अभाव में रखा जाता है, जिनके सामने समस्याएं ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छा करते हैं। बोलते हैं ना ऐसा कि जिनके पास बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होती है, दिक्कत आती है, वो लोग ज्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन फिर भी आप कमरे का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं,
घर की स्थिति अच्छी है तो कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, और ठीक नहीं है तो उसको कैसे इंस्पिरेशन के उसमें तौर पे ला सकते हैं। नहीं है तो वो जरूरत वाले में जाएगा, अच्छी है तो वो लक्ष्य वाले में जाएगा। तो एक जरूरतमंद आदमी करता है, दूसरा लक्ष्य बना के करने वाला करता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 200 दिन कम नहीं होंगे, बहुत होंगे। इन 200 दिन में आप कर सकते हो, लेकिन 200 दिन बाद भी अगर असफलता हाथ लगी तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा ना। अभी मैं सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी असफलता की बात कर रहा हूं कि अगर असफल हो गए तो पीछे मुड़ के देखोगे, फिर अगले साल तैयारी करोगे, फिर अगले साल की रणनीति बनाएंगे। तो क्या चाहते हो, इसी बार की बनानी कि अगले साल की बनानी? इसी बार की बनानी है। तो इसी बार की बनानी है तो फिर फोकस करना शुरू करो। तो आज हमारे फोकस एरियाज लिखिए कि कहां कहां हम सबसे पहले। तो अभी हमने पॉलिटी कंप्लीट किया है सिलेबस में, तो आप पॉलिटी को रिवाइज करिए। 20 प्रश्न लगभग आपको, 15 से 20 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको रिवाइज करने में 15 दिन भी लग जाए तो चिंता मत करिए। 15 दिन भी लग जाते हैं तो आप चिंता मत करिए। इसमें रोज 4 घंटा पढ़िए पॉलिटी को, और 15 दिन में इसको रिवाइज करके इस स्थिति में ले आई कि हम जो टेस्ट लेंगे 15 डेज के बाद, अभी टेस्ट तो इसी सैटरडे संडे शुरू हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो आपके अगर 20 प्रश्न आते हैं पॉलिटी में से, तो इन 20 प्रश्नों में से फिर आपको कम से कम 15 तो आपके ठीक हो। वैसे 20 में से 20 ठीक होने चाहिए पॉलिटी में। पॉलिटी में गलतियां नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें 100% मार्क्स ला सकता है, और पॉलिटी ही ऐसी चीज है जिसमें 100% ला सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई खास बात नहीं। हम लोगों की स्थिति लास्ट में ऐसी हो गई थी जब हम तैयारी कर रहे थे, तो जब बिल्कुल मैच्योर हो गए थे तब कोई प्रश्न गलत ही नहीं होता था पॉलिटी से। ये पॉलिटी में ही संभव है ऐसा, दूसरे सब्जेक्ट में संभव नहीं है कि आप 100% क्वेश्चन सही कर जाएं। पॉलिटी में संभव है। तो इसमें आप पूरा कीजिए, 18 तक तो पहुंचने की कोशिश कीजिए 20 में से। 15 तो मस्ट है, 15 से नीचे गए तो फिर क्राइम है। 15 से नीचे अगर आप गए पॉलिटी में तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो 15 से नीचे तो किसी कीमत पे जाना नहीं है पॉलिटी में। और 18 की जो है हमारी इच्छा है कि आप 18 करें, और 20 तक आप पहुंच सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कहे कि सर मेरे 20 प्रश्न आए थे पॉलिटी के और 20 के 20 ठीक हैं, तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। मैं नहीं कहूंगा कि तुमने झूठ बोला है ना। बाकी बच्चे झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं। हमने बताया था आपको, पढ़ने के टाइम के ना मामले में भी झूठ बोलते हैं, तैयारी के मामले में भी बोलते हैं, और जो हमको टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं उसमें भी 90% बच्चे झूठ बोलते हैं, गलत बताते हैं। पता नहीं क्या मजा आता है हमको। सिलेक्शन तो होता नहीं, सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन नहीं होता है इसका मतलब पहले जो आपने जितने भी मार्क्स बताए वो सब बेकार हैं। क्योंकि अगर आपने मार्क्स बताया, अगर वो सही होते तो आप आज पास होते। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक चीज पॉलिटी। दूसरा मैंने आपको बताया था इन्वॉल्वमेंट। ये मैं चीजें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो अभी सुन रहे हैं, इस पे भी, ऑनलाइन पे भी आप लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम के पहले मुझे लगता था कि इन्होंने जिस हिसाब से रिजल्ट बताया है कि मेरे इतने ठीक हुए हैं, मेरे इतने ठीक हुए हैं, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होना था, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। अगर रिपीटेशन हो रहा है और आप लोग बार बार सुन रहे हो तो उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुआ कुछ है नहीं। तो फिर सुनो, स्कूल में भी होता था ना ऐसा, कोई चीज नहीं होती थी तो फिर वो बार बार उसी चीज को करवाते थे, तो फिर आप चिढ़ते थे, बोले कितनी बार कराओगे? तो किया भी तो नहीं ना, उसको पूरा नहीं किया तो करना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चंस 15 तो मिनिमम होते हैं। इन्वॉल्वमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी प्लस कर लीजिएगा उसको। इन्वॉल्वमेंट एंड इकोलॉजी से
15 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 35 तक हो सकते हैं। 35। देखिए बड़ा फ्लक्चुएट होता है एनवायरमेंट वाला मामला। अभी आपको पॉलिटी बताया था, उसमें कितना मार्जिन है, 15 to 20। 15 मिनिमम आएंगे क्वेश्चंस और 20 मैक्सिमम आएंगे, है ना। 20 से ज्यादा जनरली नहीं पूछते पॉलिटी, कभी कभी 22-23 पूछ लेते हैं, बहुत रेयर। 20 के आसपास जाता है। लेकिन एनवायरमेंट जो है वो 15 से लेके 35 तक। एनवायरमेंट इकोलॉजी का 15 से 35 पूछने का कारण भी मैं आपको बताता रहता हूं। क्या बताता हूं मैं आपको? 15 से 35 क्यों पूछते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट की एग्जाम भी साथ में होती है। फॉरेस्ट का प्रीलिम्स भी यही है, और फॉरेस्ट के लिए तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी सब कुछ है, आप जानते हैं, क्योंकि उनको एनवायरमेंट इकोलॉजी में ही तो काम करना है। फॉरेस्ट सिक्वेस्ट्रेशन के लिए करना हो, चाहे बाय डिफॉरेस्टेशन के मामले में करना हो, ओवर ग्रेजिंग के मामले में हो, स्मगलिंग के मामले में हो, फॉरेस्ट लॉज के बारे में हो, तो कुछ भी है तो जाकर के तो एनवायरमेंट इकोलॉजी पे टिकेगा। अगर वही बेसिक चीज नहीं तो उसकी आत्मा है, ठीक है ना। धरती के फेफड़े कहे जाते हैं ना जंगल, अमेजन के जंगलों को कहते हैं, तो जंगल जो है उनको बचाना है। तो यही काम फॉरेस्ट कंजर्वेटर का या फॉरेस्ट डीएफओ का होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का होता है। वही बनते हैं इस एग्जाम से। तो चाहे वो राज्य वन सेवा दे रहे हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की दे रहे हैं, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला, तो उनका सिलेबस यही है। और एग्जाम भी यही है, सेम एग्जाम है, सेम पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर है। इसलिए वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। अभी 15 डेज बाद शुरू करेंगे। अभी 15 डेज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उसके बाद बाकी के 15 डेज में हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला हिस्सा रखेंगे। तो दिसंबर के महीने में आपको पूरा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पूरा पैकेज होगा आपका, ठीक है ना। तो नोट्स जो हमारा दो खंडों में है, 2 पार्ट में है इंग्लिश का, उसको बहुत अच्छे पढ़िए। हिंदी में एक ही खंड में है, लेकिन काफी अच्छा है। तो ये जो 25 क्वेश्चंस अगर आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से, या 20 आते हैं, तो हमारे नोट्स में से 18 मिल जाएंगे आपको आराम से। अगर आपने नोट्स भी प्रॉपर पढ़ लिया तो 18 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। बस उसमें डेटा अपडेट थोड़ा कभी करना पड़ेगा, क्योंकि अब नया नोट्स निकालेंगे अब वापस, तो वही मई आ जाएगा। मई के आसपास निकाल पाएंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी का, अप्रैल में निकाल पाएंगे, तब आप रिवाइज कर ले। लेकिन तब तक आप करना चाहते हैं तो नई नई चीजें, हमारे जो एडिट्स हम लेते हैं, एडिटोरियल लेते हैं, उनमें से जो आपको चीजें देते हैं वहां से आप अपडेट करते जाइए। तो नोट्स बनाते जाइए, अपडेट करके। वही टाइगर का नंबर है कि टाइगर का नंबर यदि बढ़ गया, सेंसस हुआ, तो 2021 का अगर जल्दी रिजल्ट आ गया, 2020 वाला जल्दी रिजल्ट आ गया, तो फिर आप नंबर बढ़े हुए बताओगे ना उसमें कि टाइगर का नंबर पहले इतना था 2019 में, अब इतना हो गया, अब राज्य ये वाला आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, जो भी। ऐसा और भी डेटा होता है एनवायरमेंट के मामले में, वो डेटा आपको सिर्फ चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो वो हमारे एडिट में से मिल जाएगा, एडिटोरियल जो हम लोग कराएंगे। तो हम एनवायरमेंट इकोलॉजी करेंगे। इकोनॉमिक्स, जिसको इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी के नाम से पढ़ते हैं, दरअसल वो करंट अफेयर्स है। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है। तो इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स लिख सकते हो आप इसको। आर्थिक समसामयिकी, आर्थिक समसामयिकी, या फिर इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऑन इकोनॉमिक्स। तो ये क्या होता है, तो इसमें से मैं आपको इसका ब्रेकअप दे देता हूं। इसमें फिर यही है 15 to 35, ये भी उतना ही फ्लक्चुएट होता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी, जिस एग्जाम में एनवायरमेंट इकोलॉजी 35 तक जाएगा, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स लगभग 15 जाएगा। और इकोनॉमिक्स यदि अगर आपका ये इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, अब नाम तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी देते हैं, लेकिन वो तो कई बार इंटरनेशनल वाला भी पूछ लेता है, डॉलर पे भी पूछ लेता है, और वो उधर भी चला जाता है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी नाम भी अब कोई मतलब नहीं।
तो उसका अगर मान लीजिए 35 है तो इन्वायरमेंट 15 रह जाएगा, और अगर इन्वायरमेंट यदि 35 है तो इकोनॉमिक 15 रह जाएगा। बात समझ में आई? यही एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, मतलब ये ओवरलैप नहीं होने देते एक दूसरे को, ये बैलेंस करते हैं। तो 35 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं इकोनॉमिक्स, जैसा इस बार हुआ है 2020 के एग्जाम में आपने देखा है, इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बाकी हिस्से कम कर दिए। और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी इन दोनों में फ्लक्चुएशन भी ज्यादा है, और इसमें करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस की संभावना 90% होता है। स्टैटिक इकोनॉमी नहीं होता, ध्यान रखिए। स्टैटिक इकोनॉमी जो क्लासिकल इकोनॉमी है उससे सवाल नहीं आते, जो रमेश सिंह की किताब है, दत्त सुंदरम है, मिश्रापुरी है, ये जो किताबें हैं इकोनॉमिक्स की, ये क्लासिक इकोनॉमिक्स में ज्यादा है, मैक्रो उसमें ज्यादा है। और 11th-12th की जो इकोनॉमी आप लोग पढ़ते हो, जो कॉमर्स में आप इकोनॉमी पढ़ते हो, उसके सवाल ज्यादा नहीं आते। आपने देखा होगा उसके नहीं आते ज्यादा। किसके सवाल ज्यादा आते हैं? करंट अफेयर्स से ज्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स, कई जगह आप अंतर ही नहीं कर पाओगे कि ये इकोनॉमी का है, ये इन्वायरमेंट का है, ये ज्योग्राफी का है। जैसे फर्टिलाइजर पे आता है मान लीजिए, तो फर्टिलाइजर पे आता है तो कई बार फर्टिलाइजर कंपनी पे जोड़ देता है तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बना देता है उसको, और फिर उसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो जाता है तो वो इन्वायरमेंट में भी चला जाता है। तो आप उसको तीनों में रख सकते हो, उसको ज्योग्राफी में भी रख सकते हो, उसको इन्वायरमेंट में भी रख सकते हो, और उसको इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हो। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो बड़ा अजीब चीज हो गई। फिर भी आप ब्रेकअप कर सकते हैं, कुछ कुछ क्या क्या दे सकते हैं इकोनॉमी में। एक तो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा, तो उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये जब इस साल का बजट आएगा, अब तो जनवरी में आने लगा है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही बजट आएगा हम आपको ये पढ़ाना शुरू करेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों साथ आते हैं। पहले बजट आता, पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन से बजट भाषण शुरू होता है। तो 20 प्रश्न अगर हम आइडियली माने कि इस बार 20 प्रश्न आने वाले हैं, तो 10 प्रश्न तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे होंगे सीधे सीधे। तो 50% पार्ट तो यही हो जाता है। और अगर आपने बजट अच्छे से कर लिया और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कर लिया तो फिर आपको टेंशन नहीं है, आप कर सकते हैं। तो क्या करोगे? बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक चीज, और बाकी हम साल भर जो करंट अफेयर्स एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो प्लस, ऐसा करके इकोनॉमिक्स हो जाता है अलग से, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वो हिस्से हैं जो हमने आपको इसमें बताया। तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से अलग से कोई प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से नहीं है, लेकिन ये विचित्र बात है, वहां है जनरल साइंस। लेकिन हर साल आप एक नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देखते हो, हर साल आप बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देखते हो, स्पेस से होता है, डिफेंस से होता है, आईटी से होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है। तो ये अंडरस्टूड है, ये आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 4 से 5 प्रश्न हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जनरल साइंस के नहीं होते। वो जनरल साइंस तो पूछा ही नहीं जाता आजकल, नेग्लिजिबल है वो, तो लगभग शायद 1 या 2 प्रश्न होते हैं, और कई बार नहीं होते। पर इस बार क्योंकि पेंडेमिक है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन बहुत अच्छा टॉपिक है, वायरस, तो इस बार हम लोग जो करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी को भी करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 महीना पढ़ेंगे हम लोग पूरा, और 1 महीने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे। वो मेंस के हिसाब से होगा, लेकिन प्रीलिम्स में उसमें 5 से 10 सवाल आ सकते हैं। 10 सवाल मैक्सिमम और 5 सवाल मिनिमम। तो 5 से 10 सवाल के लिए हमको 1 महीना क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि बहुत वास्ट है, और बहुत सारी चीजें आप करंट अफेयर्स के तौर पे पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स में तभी पता चलता है हमको चीजें, क्योंकि करंट अफेयर्स के नाम से आती है वो।
तो ये फिर करंट अफेयर्स में जाएगा, डायनेमिक वाला पार्ट है। कौन सा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। ये हम फरवरी में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बाद में, फरवरी मार्च में। ठीक है, तो ये अपनी सुविधा से हम लोग करेंगे। फिर कौन सा हिस्सा बच गया है? जो हमने कल्चर कर लिया था, शुरू हमने कल्चर से किया था, हिस्ट्री किया था। तो कल्चर और हिस्ट्री वाले पार्ट से आपको कम से कम 15 प्रश्न का सामना करना पड़ता है, 15 क्वेश्चन। और ये स्टैटिक पार्ट है, जिसको कोई भी बच्चे जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, 2 साल बाद 4 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे सारे बच्चे इसकी तैयारी कर लें और इसको पहले से तैयार करके रखें, कल्चर वाले पार्ट को। और पॉलिटी का 50% पॉलिटी स्टैटिक है और 50% डायनेमिक है। 50% स्टैटिक कौन सा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स। डायनेमिक वाला पार्ट कौन सा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, इनेक्टमेंट, नए नए एक्ट का बनना। नए एक्ट बनते हैं ना पार्लियामेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो। नए एक्ट बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट जो होते हैं, या फिर डिबेट में जब आता है, कोई आर्टिकल डिबेट में आता है, कोई लॉ डिबेट में आता है, या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, केस हो जाता है, तब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है, खास करके आर्टिकल 370 है ना। मीडिया उसको धारा 370 कहता है, लेकिन वो आर्टिकल 370 हुआ, अनुच्छेद 370। ये ऐसी चीजें जो है, इसको हम लोग डायनेमिक या यूं कह सकते हैं करंट अफेयर्स से जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन स्टैटिक पार्ट कौन सा हो गया आपका? तो वो 50-50 हो गया। तो स्टैटिक ज्यादा बचता नहीं है, स्टैटिक बहुत ज्यादा होता नहीं। अभी ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कभी कभी अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी बताया था, कुछ चीजें इकोनॉमिक में जाती हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी वाला है, तो ऑयल रिफाइनरी को हम लोग किस में लेंगे? तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में ऑयल जो है वो जियोलॉजी का पार्ट भी है, क्योंकि ऑयल की बात करेंगे तो वो कहां से आ रहा है? फॉसिल फ्यूल है, तो वो फिर जियोलॉजी में चला जाता है, तो एक तरह से वो ज्योग्राफी को टच करता हुआ जाता है। और जब हम उसको लोकेशन देते हैं कि ये बरौनी में है, ये यहाँ है, ये मथुरा में है, ये अंकलेश्वर में है, तो जब हम उसकी लोकेशन बताते हैं तब वो ज्योग्राफी हो जाता है एक तरह से। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाती है। तो उसको इकोनॉमी में से और ज्योग्राफी में से अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो अभी आपको बताया था मैंने 35 क्वेश्चंस, उसमें ये जुड़ जाएगा। लेकिन 10 क्वेश्चन मानिए आप प्योर ज्योग्राफी, जिसे स्टैटिक ज्योग्राफी कह सकते हैं। स्टैटिक ज्योग्राफी 10 क्वेश्चंस। सिलेबस समझ में आ गया? ये है आपका पूरा सिलेबस। बाकी है करंट अफेयर्स, जो क्वेश्चंस बचेंगे। तो टोटल काउंट करके बताओ कितने हो रहे हैं। मिनिमम वाले काउंट करके बताओ, तो फिर मैक्सिमम आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स रिड्यूस होगा बाद में, तो वो मैक्सिमम में चला जाएगा, उनमें से कोई न कोई शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। अभी तक के टोटल कितने हुए? टेबल नहीं बनाई है आपने? $75। हाँ, मिनिमम वाले कर लो। तो फिर 25 क्वेश्चंस जो है आपके करंट अफेयर। इस बार करंट अफेयर्स कम था तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा था। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन वाले भी यही जवाब दे रहे हैं, देखो 70 से 75। तो 25 क्वेश्चन जो है आपके किस में हो जाएंगे, करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। अब चूंकि इस बार इकोनॉमी जो है वो बढ़ गया था, वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा था, तो आपके करंट अफेयर्स रिड्यूस हो गया, वो 10-15 के आसपास रह गया। इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो 35 कर गया था। तो हर साल कोई ना कोई 35 हो जाएगा, या तो इन्वायरमेंट हो जाएगा, या फिर इकोनॉमी हो जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स हो जाएगा। तीनों में से बात समझ में आ गई ना। ये 3 में शिफ्ट होता है सबसे ज्यादा, किस किस में, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, या फिर इन्वायरमेंट। इसमें शिफ्ट हो जाता है तो एकदम राइज कर जाता है, तो वो दूसरे को 2 को दबा देता है। अब आपको ट्रेंड समझ में आएगा ना, यूपीएससी कहां गेम करता है। कई लोग बोलते हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता, इन तीनों में से ही कुछ होता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो कि इस बार या तो इकोनॉमिक्स ज्यादा आएगा, या इस बार इन्वायरमेंट ज्यादा आएगा, या फिर करंट अफेयर्स ज्यादा आएगा। क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता, कभी भी हिस्ट्री 35 नहीं पहुंचाता, ध्यान रखिए। वो 10 से 15 होता है, कभी कभी 20 तक पहुंचा देता है। 10 से 20 ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20। और 10 में भी मैंने बताया था कि एक बुद्ध का और एक महावीर का प्रश्न पक्का है। हर साल बताता हूं, बुद्ध और महावीर पक्का है। गांधी के ऊपर एक बनना ही बनना है। बुद्ध, महावीर, गांधी, ये तीनों भगवान है हमारे। पीएससी वालों ने इनको पकड़ रखा है। बुद्ध, महावीर, गांधी से प्रश्न बनता ही है। तो 3 प्रश्न तो यही हो जाते हैं। तो फिर वो बहुत सारे जो आप पढ़ते हो, अकबर और बिरबल और वो, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कई बार उनका मतलब ही नहीं रहता, पूरी हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं रहता। और अशोक का भी एक सवाल बहुत पक्का होता है, बुद्ध, महावीर, अशोक। और ज्यादा से ज्यादा मुगलों में आते हैं तो अकबर से रिलेटेड। तो बुद्ध, महावीर, अशोक, अकबर। और अब चूंकि ये रिजीम जो है थोड़ा हिंदुत्ववादी है, तो ये औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह पूछेगा, है ना, विवेकानंद पूछेगा। तो ये आइडिया आएगा। तो आपने देखा था विवेकानंद वाला सवाल था, कौन सा, परिव्रज्या, परिव्राजक शब्द था कि नहीं सवाल। हाँ, तो थोड़ा सा एंगल आएगा। जैन धर्म का तो था ही उसमें, बौद्ध धर्म का भी था, अशोक का भी रहता ही है। कभी अभिलेख पूछता है, कभी क्या है। तो ये हर साल का गेम है। तो 200 दिन बाद हम जब वहां होंगे, तो आज की खास करके बात हमने उन लोगों के लिए कर ली जो 200 दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको अपनी कमियों को दूर करना है और लड़ना है उनसे, चुनौतियों को स्वीकार करना है, और स्वीकार करके फिर उसका मुकाबला करना है। ठीक है, तो फिर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो क्या लगता है आपको, रोज हम 3.5 घंटा आपको पढ़ाएंगे, और आप इसके अलावा 12 घंटे कर लें तो और बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, तो फिर आपको 15 घंटे पढ़ लेना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी मोदी जी ने 12 घंटे काम के रख लिए ना मजदूरों के नए श्रम कानून में। तो एक आदमी नौकरी करने के लिए निकलेगा तो 1-1.5 घंटा तो सफर में जाएगा, 1 घंटा फिर लौट के आएगा, और 12 घंटे काम करेगा तो 14-14.5 तो मजदूर का हो रहा है। फिर आपको तो घर पे ही बैठ के करना है, आपको कहाँ जाना है। तो आपको 15 घंटे भी कर लेना चाहिए। 15 घंटे पढ़ने से कोई मरता नहीं है, ध्यान रखो। मरेंगे कभी नहीं आप पढ़ने से, पढ़ने से कोई नहीं मरता। तो 3.5 घंटा तो हम पढ़ा देंगे, 8 घंटा आप पढ़ लेना और 4 घंटे लिख लेना। ठीक है, और 6 घंटे सो जाना। कितने में 15:30 के बाद भी तो आपके पास खूब टाइम होता है। 6 घंटा सो सकते हो कि नहीं उसमें, 6-6.5 घंटा सो सकते हो, आराम से सो सकते हो। बचा हुआ 1-1.5 घंटा आपका नहाने का और खाने का, हो गया काम बस। और क्या, और क्या करना है।
इसके अलावा अगर कोई एजेंडा रखा तो फिर नुकसान में चले जाओगे। तो 200 दिन समर्पित करो इस अभियान को, और कल से हम लोग ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इसी के साथ एकदम कब शुरू कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा, उसी के साथ साथ चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। टेस्ट दीजिए, टेस्ट शुरू हो रहे हैं आपके, ठीक। और 4 घंटा लिखिए, और कोई समस्या हो तो बताइए, और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। चलिए, आज हमने क्लास का उद्घाटन कर दिया। हाइब्रिड है ये क्लास एक तरह की, ऑफलाइन वाले हमारे सामने बैठे रहेंगे, ऑनलाइन वाले ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा मॉडल? ठीक लगा? तो इसमें हम बोर्ड का यूज भी कर पाएंगे, स्क्रीन का भी कर पाएंगे। आपको भी स्क्रीन देखने को मिलेगी इधर सामने वाली, तब स्क्रीन पे पढ़ाएंगे तब इधर हो जाएगा, उधर वाला उधर हो जाएगा। तो दोनों तरह की चीजें रहेंगी। और शायद आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है भाई, बताओ। ऑनलाइन वाले, आज की क्लास कुछ डिफरेंट लगी कि रोज जो रहती है वैसी है? यहाँ पहले हम कुर्सी के सामने बैठ करके बताते थे, और अच्छा एक्सपीरियंस है, घर बैठ के आपको ठीक लग रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कल से ज्योग्राफी शुरू करते हैं।